As you all know, I teach MOS in this semester. It's a third semester subject. If you see my previous lectures, which is also available in my YouTube channel and BCS platform, we talk about stress in the previous class. Okay, that means we see a basic definition of stress. We talk about स्ट्रेस, दैट मीन्स व्हाट इज स्ट्रेस एंड इट्स अ बेसिक हाइपोथेसिस। हमने स्ट्रेस की बात की थी और इसकी एक बेसिक हाइपोथेसिस की बात की थी। हमने देखा था कि व्हेन ए एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए मेंबर, ओके, and it's in a static equilibrium, that means suppose this is a member, your member P, member, and the two forces act in its डायरेक्शन, ओके, टू पुल इट अपार्ट, इसको वो खींच रहा है, ठीक है। तो ये मेंबर है, इसकी कोई भी आप डायमेंशन एज्यूम कर लीजिए, इसकी डायमीटर सपोज कर लीजिए कि d है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी l है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि ये दोनों जो फोर्स सिस्टम है ये क्या है, आपस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। किसमें है ये दोनों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो इन एक्स डायरेक्शन, और कोई डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर ये लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। अब इस पुल को रोकने के लिए जो इंटरनल फोर्स है, जो इंटरनल आपका रेसिस्टिव फोर्स है वो एक्ट होगा। तो वो किस तरह से एक्ट होगा, इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि इसको हम एक डिटेल इसका एक ओवरव्यू बनाते हैं हम। सपोज कर लीजिए कि ये आपकी पार्ट थी, ठीक है, और इसका आपने कहीं से एक सेक्शन कर दिया, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन है। अब सपोज कर लीजिए कि ये पार्ट को हमने बोल दिया कि इट्स अ राइट पार्ट, राइट सेक्शन पार्ट, और ये जो है आपका वो है आपका लेफ्ट सेक्शन पार्ट, ठीक है। यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ये यहाँ जो स्ट्रेस है वो एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है। क्यों नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि ये जो फोर्स है, जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं उसके नॉर्मल लग रहा है। अगर आप इसके इस व्यू को समझें तो ये एरिया पे ये फोर्स क्या है, नॉर्मल लग रहा है, तो ये इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। मैंने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस के ही दो पार्ट हैं, टेंसाइल है और कंप्रेसिव है, ठीक है, ठीक है। अब इसको इस तरह समझ, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी फोर्स P लग रही है इस डायरेक्शन में, और ये आपका सेक्शन था एक्स एक्स, ओके। अब इस सिस्टम को अब देखें, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है P, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है P आपका। अब आप इस सेक्शन को ध्यान से देखें तो अगर आपने इस P को बैलेंस नहीं किया तो ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, डैट मीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मैंने बताया था आपको फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर एक एज ए बॉडी पूरी होल इक्विलिब्रियम में है तो उसके पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या आ रहा है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है। और हमने ऐसा माना कि ये थ्रू आउट द एरिया जो है इसकी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है। ये कहाँ से आ रहा है, by virtue of cohesive force between the molecules। अब आपको कोहेसिव फोर्स पता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ अ स्ट्रक्चर और बॉडी, जो भी आप एज्यूम कर रहे हो अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है। अब जो ये आपका रेसिस्टिव फोर्स आ रहा है तो हमने ये माना था इसकी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब इस टोटल फोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी वैल्यू फिर से किसके बराबर होगी, P के बराबर। मतलब अब जो सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस सेट ऑफ इंटरनल फोर्स, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम में दे रहे हैं। यहाँ भी देखिएगा तो इस पार्ट को ये पुल ही कर रहे हैं, ये जो आपका एक्सटर्नल सिस्टम है, मतलब यहाँ भी अगर आप समझे बात को, यहाँ भी इसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप इसके लेफ्ट के पार्ट को भी देखें, ये आपका राइट सेक्शन पार्ट है, राइट सेक्शन पार्ट, अगर आप इसके लेफ्ट पार्ट को भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लीजिए कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए।
ठीक है, तो स्पेस की कमी है। सपोज कर लीजिए कि ये P है और ये आपकी सेक्शन है XX। तो यहाँ भी देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स P है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ रहा है आपका, जो इसको अपोज कर रहा है, ये आपका इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स। यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में बात कर ली थी। अब दो बातें आपको समझनी है। when external member when external force is acting on a member, ओके, अब जब एक्ट हो रहा है तो ये क्या करता है, बॉडी को डिफॉर्म करता है और उसको डिस्टॉर्ट करता है। इसको रोकने के लिए क्या आ रहा है पिक्चर में, इंटरनल फोर्स। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे यहाँ देखिए आप, जो आपका रेसिस्टिव फोर्स आ रहा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन देखिए अपोजिट है। अगर हम राइट सेक्शन पार्ट को देखें, सिमिलरली अगर आप देखें ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ जो आपका इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है। और ये इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। स्ट्रेस का एक बेसिक डिफिनेशन हमने क्या बोला था आपको, द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया कौन सी थी, वो एरिया जो इस फोर्स को रेसिस्ट कर रही है, मतलब वो एरिया जो एक्ट हो रही है। ये अपने कन्वेंशन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एरिया चेंज कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरिया किसी स्ट्रेस के लिए नॉर्मल स्ट्रेस वाली मतलब प्रोवाइड करे, और किसी में देखेंगे आगे हम लोग कि वो शियर के लिए भी हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि अब इस नॉर्मल स्ट्रेस के दो पार्ट थे, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ये, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कह रहे थे हम इसको, क्योंकि सपोज कर लीजिए इसको हमने थोड़ा सा 3D बना देता हूँ मैं समझने के लिए। तो ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया का परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये एन कैप हमने बोल दिया कि इसका आउटवर्ड नॉर्मल है। इसी एरिया के परपेंडिकुलर ये फोर्स P लग रहा था। ये सिचुएशन आपकी यहाँ भी बन रही थी, तो यहाँ भी ये P लग रहा था। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है। अब इसी नॉर्मल स्ट्रेस के हमने इसको दो पार्ट में बोला था कि नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप हैं। पहला क्या था आपका, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या था आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या था कि वो उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। कंप्रेस में क्या था, उसको वो कंप्रेस कर रहा है। तो ये डायग्राम किसकी हो गई, टेंसाइल की। अगर हम कंप्रेसिव को देखें तो दोनों एंड से क्या हो रहा है कि पुश किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक बात वाली देखने वाली बात है कि जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये अंडररेटेड स्टेटमेंट है कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है वो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग लग रही है। हम देखेंगे हम ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आगे जाके, जब हम लोग बेंडिंग पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब लोडिंग जो होगी उसमें किसी तरह की इसेंट्रिसिटी नहीं होगी, मतलब लोड जो होगा वो मोर और लेस उसके एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो लेंथ इंक्रीज होगी, स्पेसिमेन की लेंथ इंक्रीजेज। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, लेंथ इंक्रीज होगी। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉडी की वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी है, बॉडी की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब चेंज होगी, हम उसकी ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको मतलब फिजिकल में भी देख सकते हैं कि इसकी एरिया लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रही है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की आगे बात करेंगे, वहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन अंडरस्टैंड कि वन थिंग इज इंक्रीजेज, मतलब अगर वो आपस में रिलेटेड है तो उसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट रहनी है तो जो सेकेंड चीज़ है वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा कि स्पेसिमेन की लेंथ डिक्रीज करेगी, लेंथ डिक्रीजेज। एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद हम देखें
ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेस की हमने एक डिफिनेशन देख ली थी, स्ट्रेस डिफिनेशन। ओके, स्ट्रेस की हमने डिफिनेशन देखी थी। ठीक है, इसके टाइप समझे अभी हमने कि नॉर्मल भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमने एक इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था। मैथमेटिकल आप इसको कैसे लिखे थे कि जैसे मैंने बोला आपको कि कोई भी स्पेसिमेन है, ठीक है, जैसे वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये पी है, ये पी है, एक सेक्शन हमने बना दिया था एक्स एक्स, ठीक है, और इस सेक्शन पे यहाँ पे फोर्स लग रहा था पी, जो आपकी रेसिस्टिव फोर्स थी। तो मैंने बोला था कि जो लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू वही है पी एक्सटर्नल के बराबर, और ये जो एरिया जिस पे एक्ट हो रही है तो ये पी है, इसको हमने सिग्मा से बोला था, ये आपकी स्ट्रेस थी। ठीक है, और इसका हमने यूनिट देखा था कि ये पास्कल आएगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज पास्कल। यहाँ हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं पी अपॉन ए, ये एक तरह की एवरेज स्ट्रेस है। क्यों एवरेज स्ट्रेस है? क्योंकि हमने माना है कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया जो पी की वैल्यू है वो सेम है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि सिग्मा क्या होगा, लिमिट डी ए डिफरेंशियल एरिया टेंड्स टू 0 डी पी अपॉन डी ए। स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज नॉट सेम, मतलब वेरी वो कंटिन्यूसली कर रहा है। ठीक है, इफ फोर्स वेरीज ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको हम लोग लिमिटिंग में लिख सकते हैं। अब मैंने ये समझाया था कि जो डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं इस कोर्स ऑफ इंटरेस्ट में, तो उसमें पास्कल एक बहुत छोटी यूनिट है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि दो चीज़ें हमने देखी थी। द फर्स्ट वन इज मेगा पास्कल, डैट मीन्स हमने ऐसा समझा था 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁻⁶ पास्कल, जो 1 न्यूटन पर mm² के बराबर है। ठीक है, दूसरा था 1 गीगा पास्कल, ओके, इट इज़ 10⁹ पास्कल, और ये 1 किलो न्यूटन पर mm² के बराबर था। ये दो आपकी यूनिट कन्वर्जन थी। ठीक है, मतलब अगर आपकी फोर्स का वेरिएशन ओवर द क्रॉस सेक्शन सेम है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, P/A। अगर वो सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशियल एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P डेल्टा A। ठीक है, जो लिमिट की कॉन्सेप्ट थी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लिमिट डिफरेंशियल एरिया DA टेंड्स टू 0 DP अपॉन DA। ये कब है, जब आपकी फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये बात आप समझ गए। यहाँ मैंने ये भी बताया आपको कि अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वो कौन सी स्ट्रेस देगी, नॉर्मल स्ट्रेस। वो टेंसाइल भी हो सकती है, वो कंप्रेसिव भी हो सकती है। और आपकी स्ट्रेस की बेसिक डिफिनेशन क्या हो गई, द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, जो उस एरिया पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस मैंने बताया कि वो टेंसाइल भी हो सकती है, वो कंप्रेसिव भी हो सकती है। टेंसाइल में क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, क्रॉस सेक्शन घटेगा। कंप्रेसिव में क्या होगा, उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी और क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं एक नए स्ट्रेस की बात करूंगा, दैट इज शियर स्ट्रेस। ओके, नॉट इन द प्रेजेंट क्लास वी टॉक अबाउट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, ओके। तो आपकी शियर स्ट्रेस क्या है, सपोज कर लीजिए कि इसकी पहले हम एक बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट forces not acting on
not acting in same line, that is acts on two parts of a body, then it is termed as shear stress। ठीक है, मतलब जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी बॉडी के दो पार्ट पे लगा है, सपोज कर लीजिए, इसको समझने के लिए हम समझे, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सपोज कर लीजिए कि एक हमारे पास एक स्पेसिमेन है, इसकी एक ट्रांसवर्स एक्सिस हमने ऐसे बोल दी। अब मान लीजिए कि यहाँ एक फोर्स P लग रहा है और यहाँ एक फोर्स P लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखिए कि टू इक्वल अपोजिट फोर्स है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे लग रहा है और दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस पैदा करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं आप कि सपोज कर लीजिए कि इसको हमने फिक्स कर दिया है और ये एक स्पेसिमेन है और यहाँ इसके इस एंड पे एक फोर्स P लग रहा है, तो ये जो P है वो इस एरिया पे, ये जो एरिया है इस पे कौन सा स्ट्रेस कर रहा है, वो शियर स्ट्रेस। एक्चुअल में ये जो फोर्स है P वो इस एरिया पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसका 2D बनाया था। तो अगर फोर्स एरिया के पैरेलल लग रहा है, आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि अगर फोर्स एरिया के पैरेलल लग रहा है और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, तो हम क्या कहेंगे उसको, जैसे सपोज कर लीजिए कि इसको अगर आप थोड़ा 3D व्यू में देखें, जैसे एक स्पेसिमेन है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब कैसे समझाएं आपको, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक फोर्स P है, ये एरिया लग रहा है, इस एरिया की वैल्यू मान लीजिए कि आपकी A है, ठीक है। अब इसी एरिया के नीचे एक फोर्स पैरेलल एरिया पे P लग रहा है, इसकी वैल्यू भी A है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये P और ये P दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है और दोनों बॉडी के इस स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट पे लग रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रेस देगा, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेस देगा, ये इस पे शियर स्ट्रेस देगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि एक फोर्स यहाँ P लग रहा है, समझने के लिए आप बात को समझिए कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है P और ये एरिया जो है ये A0 है। सिमिलरली एक फोर्स यहाँ लग रहा है P, ये एरिया सिमिलरली पैरेलल है, तो ये भी A0 है। तो ये P जो है इस एरिया पे कौन सा स्ट्रेस देगा, अगर आप इसको कम्युलेटिव में समझें तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस देगी। ये अलग बात है कि यहाँ वो कंप्रेसिव टेंसाइल है, कंप्रेसिव भी हो सकती है। यहाँ P क्या देगी, शियर स्ट्रेस। इसलिए हम लोग शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इन शियर स्ट्रेस जो आपको मेन बात याद रखनी है, इन शियर स्ट्रेस one part of body tends to slide or shear to another। मतलब जो ये वाला पार्ट है, सपोज कर लीजिए कि ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इस पार्ट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये मतलब इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, ये इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है या शियर फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। जबकि टेंसाइल स्ट्रेस में क्या था, ये वाली जो एरिया थी और ये वाली जो एरिया थी, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है।
नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस में चीज़ें आपकी पुल होगी या पुश होगी, शियर में क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि सपोज कर लीजिए कि ये जो P है, एक फोर्स P है, सपोज कर लीजिए कि आपके इस पर एक फोर्स W लग जाए इस तरह से, तो इस W के लिए इस एरिया पे ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। आप बात को समझिए। सिमिलरली यहाँ एक फोर्स W लग जाए इस वर्टिकल अपवार्ड में, यहाँ W नीचे लग जाए, तो ये W इस एरिया पे शियर देगा, और ये W, यहाँ वाला W इस एरिया पे क्या देगा, नॉर्मल, क्योंकि वो इस एरिया के लिए नॉर्मली एक्ट हो रहा है। तो मतलब अगर किसी एरिया पे कोई फोर्स पैरेलल एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स उस एरिया के लिए शियर स्ट्रेस देगा। अगर कोई फोर्स किसी एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स उस एरिया के लिए क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस देगा। आई रिपीट, अगर कोई फोर्स किसी एरिया के पैरेलल एक्ट हो रहा है तो वो शियर स्ट्रेस देगा। अगर कोई फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स उस एरिया के लिए नॉर्मल स्ट्रेस देगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस में आपकी बॉडी या तो पुल होगी या पुश होगी, मतलब या तो इलोंगेट होगी या कंप्रेस होगी। वहीं शियर में क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा, ठीक है। शियर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपने उसको बॉटम में फिक्स कर दिया, ठीक है, बॉटम पे फिक्स कर दिया, एक तरह की आपकी कोई प्लेट है, और इसके टॉप पे आप एक फोर्स F लगा दिया आपने, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसकी जो मतलब रिएक्टिव फोर्स ये आपका सपोर्ट देगा। तो ये भी चाहेगा कि हम यहाँ से स्लाइड करने की कोशिश करें, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में डिफरेंस यही है कि शियर स्ट्रेस में जो फोर्स होती है वो एरिया के पैरेलल लगती है, और नॉर्मल स्ट्रेस में जो फोर्स होती है वो एरिया के नॉर्मल लगती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सारा जो ओरिएंटेशन है स्ट्रेस के नोमेनक्लेचर का, वो क्या है, एरिया है। इसलिए हम लोग स्ट्रेस को ना टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। इस बात को याद रखिएगा। स्ट्रेस ना आपकी वेक्टर है ना स्केलर है, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही टेंसर हमने कहा तो इसमें दो स्पेसिफिकेशन होता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए, इसलिए हम लोग स्ट्रेस को अगर लिखें तो हमने लिख देते हैं सिग्मा आई जे या सिग्मा 1-2, ये इसकी नोमेनक्लेचर आगे हम देखेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि स्ट्रेस में एरिया और फोर्स, मतलब दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इन ब्रीफ अगर हम देखें तो हमने तीनों तरह के स्ट्रेस की बात कर ली है, ठीक है। डैट मीन्स अगर हम चीज़ों को इलेबोरेट करें तो पहला क्या देखा हमने, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा क्या देखा हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और तीसरा हमने क्या देखा, शियर स्ट्रेस। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस ही है, और ये आपकी शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है कि टेंसाइल स्ट्रेस में, आई रिपीट वंस अगेन, अभी मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि आगे ये चीज़ें काफ़ी क्रूशियल हो जाती है आपको ये पिक करने में कि कौन सा फोर्स किस एरिया पे कौन सा स्ट्रेस दे रहा है। तो ये अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLIMENTARY, ये स्पेलिंग होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये वर्ड क्या है, अब इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि हमने एक इन्फिनाइट सिमल कोई भी एक स्पेसिमेन एज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई बार है,
इसकी जो ये डायमेंशन है इसको हमने बोल दिया dx, इसकी जो हमने डायमेंशन इसको बोल दिया dy। अब इसकी जो विड्थ है प्लेन में, ओके, उसको हमने क्या बोल दिया, dz। इसको हम अगर 3D में समझें, ये इसकी 2D है, आप इसको ऐसे समझें कि ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। अगर इसका हम लोग 3D व्यू बनाएं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको हम डॉटेड नहीं कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड स्टेटमेंट रहता है कि ये डॉटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो आपकी नहीं दिख रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। अब हम ये जो डायमेंशन है इसको हमने क्या बोला, dx, इसको हमने बोला dy, और जो प्लेन के इन और आउट है वो dz, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस मैंने क्या बोला था आपको कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टू डिफरेंट पार्ट्स। अब यहाँ एक चीज़ शायद हमसे मिस हो गई है कि शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स टाउ इज शियर स्ट्रेस, एंड आपका शियर फोर्स P हो गया, एरिया आपकी A है। अगर शियर फोर्स F है तो ये F/A है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ भी गेम क्या है, यहाँ भी गेम आपकी एरिया की ही है कि वो किस एरिया पे लग रहा है। तो अगर हम इसको F फोर्स है, शियर फोर्स, तो F/A है। यहाँ भी अगर आपकी इंटेंसिटी फोर्स की सेम नहीं है ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, तो आप लिख सकते हैं इसको dF/dA, अगर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ओवर द क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब मान लीजिए कि इस पर एक शियर स्ट्रेस टाउ एक्ट हो रहा है, इसके टॉप वाले सरफेस पे हमने बोला कि ये इस डायरेक्शन में टाउ लग रहा है, ठीक है, इसके इस डायरेक्शन में टाउ लग रहा है। तो अब मैंने बताया था तो इसके अपोजिट में एक टाउ होगा, क्योंकि शियर फोर्स के कारण ही शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो इधर एक टाउ होगा। अब अगर हम इस दोनों शियर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, सपोज कर लीजिए कि ये टाउ है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ शियर फोर्स की बात करें तो यहाँ शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स इज व्हाट, शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया, ठीक है। तो इस केस में हमारी शियर एरिया क्या होगी, ठीक है। जैसे अगर हम देखें इसको तो शियर एरिया, शियर फोर्स क्या होगी, शियर स्ट्रेस टाउ था। अगर हम एरिया को यहाँ देखें, डायग्राम को फिर से हम बनाएं, ठीक है, तो ये जो एरिया होगी, ये वाली एरिया, ये लेंथ, यही एरिया शियर देगी इस पे, क्योंकि शियर स्ट्रेस इस पे टाउ लग रहा था इस डायरेक्शन में। तो ये एरिया क्या होगी, dx इंटू dz, dx इंटू dz, डिफरेंशियल एरिया की बात कर रहे हैं हम, dz। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, टाउ dx, सॉरी डेल्टा x अपॉन इंटू डेल्टा z, ठीक है। और सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, काफ़ी लोग कंफ्यूज करेंगे इससे, जिसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में भी लिख देते हैं, dx डेल्टा x एंड डेल्टा z। अब देखिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एक फोर्स आपका मान लीजिए कि इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, टाउ डेल्टा x डेल्टा z। तो इधर एक फोर्स आपका फिर लगेगा इसी सेम वैल्यू, क्योंकि इस एरिया पे भी शियर स्ट्रेस लग रही है टाउ, तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, टाउ सेम मैग्नीट्यूड का डेल्टा x इंटू डेल्टा z। अब इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी डेल्टा y है, तो ये डेल्टा y है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट separated by a perpendicular distance, then this system of forces execute a couple। तो ये दोनों जो फोर्स है ये कपल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी आपकी
कपल प्रोड्यूस करेगा इस स्पेसिमेन पे। इसकी वैल्यू क्या होगी, टाउ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये जो अगर आपकी बॉडी क्या हो गई यहाँ पे स्पेसिमेन आपकी रोटेट कर जाएगी, जबकि आपको पता है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अब आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये जो रोटेशन आपकी हो रही है इसको आपको एक काउंटर, ये क्या आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस पूरे स्पेसिमेन मतलब ये अगर आपने कोई और फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई और शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, ये पूरी स्पेसिमेन आपकी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगी और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी उसको वो डिनाई करेगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई एक रेसिस्टिव फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर फेसेस पे, जो उसमें जो उसके रोटेशंस हैं क्लॉकवाइज में उसको वो अपोज करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेट कर दें कि एक आपकी स्पेसिमेन थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाउ लग रहा था, ठीक है, इसको अपोज ये शियर स्ट्रेस लग रहा था। हमने ऐसा बोला कि इस पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस टाउ डैश लग रहा है, इस पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस शियर स्ट्रेस टाउ डैश लग रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है, अब कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स देगा ये, तो 9। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये पूरी स्पेसमेन आपकी क्लॉकवाइज में हमने देखा था एक मोमेंट आ रहा है जो उसको रोटेट कर दे रही है। तो नो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज व्हाट, आपने एज्यूम किया टॉप प्राइम, ये आपने एज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एज्यूम किया है पूरा पीछे पानी पीने हैं। सॉरी वो नेट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस काउस्ड। तो आपने एज्यूम किया था, तो टॉ डैश एज्यूम किया था आपने, तो अब ये टॉ डैश की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स भी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स। वो कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स क्या होगी, अब देखिए ये टॉ डैश इस एरिया पे एक्ट हो रहा है, कौन से एरिया पे एक्ट हो रहा है, ये एरिया जो है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टॉप प्राइम ये एरिया क्या होगी, दिस इज डी वाई तो डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा जेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, टॉप प्राइम डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दोनों फोर्स है, सपोज कर लीजिए अगर इसको डायग्राम में समझें तो ये एक फोर्स लग रहा है शियर फोर्स आपकी टॉप प्राइम डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो इसके इस डायरेक्शन में भी क्या लगेगा, इस अगर हम इस एरिया कोरस्पॉन्डिंग देखें एक शियर फोर्स आएगा टॉप प्राइम डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ओके। अब इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज डी एक्स डेल्टा एक्स, ओके। तो यहाँ भी एक मतलब मोमेंट वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ भी देखिए आप कंप्लीमेंट्री बेंडिंग मोमेंट, सॉरी कंप्लीमेंट्री कपल क्या आएगा यहाँ पे, कंप्लीमेंट्री कपल,
आपको समझ में आ रहा होगा। टॉप प्राइम, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। अब चूंकि इस बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है, इस पूरे स्पेसिमेन को, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन ऑर्डर टू मेंटेन a static equilibrium मेंटेन क्या होना चाहिए? टॉ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इक्वल टू टॉ प्राइम, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ से? हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गई कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस होता है वो अप्लाइड शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, और वो कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर फेसेस पे। जैसे आपको याद होगा, तो अगर यहाँ पे शियर इस तरह लग रहा था, टाउ, इधर टाउ, तो यहाँ पे क्या लग रहा था? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस टाउ प्राइम। तो ये इसके परपेंडिकुलर फेसेस पे लगता है। दैट मीन्स अब एक स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि एवरी शियर स्ट्रेस इज accompanied बाय, दैट मीन्स अगर हम स्ट्रेस इसके एक स्टेटमेंट को देख लें, एवरी शियर स्ट्रेस इज accompanied by equal magnitude of complementary shear stress on perpendicular plane ठीक है। इसका मतलब शियर स्ट्रेस हमेशा पेयर में होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर कुछ इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए कौन सा आएगा? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ टाउ, टाउ हम लोग क्यों लिख रहे हैं अब? क्योंकि पता चल गया हमें कि टाउ प्राइम ही टाउ के बराबर है। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की, वो अप्लाइड शियर स्ट्रेस की बराबर होगी। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी अप्लाइड शियर स्ट्रेस है वो बॉडी को रोटेट कर देगी, और जो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन था वो भंग हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बॉडी आप क्या करती है? स्वतः ही कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को परपेंडिकुलर फेसेस पे जनरेट करती है। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्ट्रेन एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ी बहुत हम लोग स्ट्रेन एनालिसिस पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन एनालिसिस, ओके। यह हम दो तरह की बात करेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेन। ठीक है, जैसा हमें पता है कि स्ट्रेस लगने के बाद बॉडी के शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, अब ये समझने में आसानी होगी, सिग्मा। तो ये क्या करेगी? इसके लेंथ को इंक्रीज करेगी। तो मान लीजिए इसकी लेंथ यहाँ आ गई, ये पार्ट यहाँ आ गया, ये पूरा पार्ट एक्सटेंड हो गया। तो अब जो इसकी डिफॉर्मेशन है वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ वी टॉक अबाउट टोटल डिफॉर्मेशन, वी टॉक अबाउट रेट ऑफ वी टॉक अबाउट टोटल डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ हम क्या समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को? इट इज डिफाइंड एज द deformation
और चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब, और इसको हम लोग ग्रीक लेटर इप्सिलॉन से लिखते हैं या ई से भी लिखते हैं। तो मान लीजिए इसकी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हो गई इस स्पेसिमेन की, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर ये टेंसाइल है तो इसकी डेल्टा एल क्या होगी, एल से ज़्यादा होगी, मतलब जो डेल्टा एल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एक साइन कन्वेंशन आप समझ लीजिए फॉर द स्ट्रेन, नहीं तो हम साइन कन्वेंशन का एक अलग सेक्शन बनाएंगे, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अभी आप मतलब इसको मैग्नीट्यूड में समझिए कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो जो डिफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब चेंज इन लेंथ जो आएगी। अगर वो स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो उसकी चेंज इन लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम हमेशा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जो टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी के चेंज इन लेंथ में आ रहा है। दूसरा है आपका शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन में क्या हमने बताया था आपको कि इस जो शियर स्ट्रेस लगने के बाद क्या होता है, उसमें स्लाइड होती है चीज़ें। सपोज कर लीजिए कि एक आपकी बाड़ है, तो उसके टॉप लेयर पे उसको फिक्स किया हमने नीचे से, उसके टॉप लेयर पे कुछ इस तरह से है, ठीक है। टॉप लेयर पे आपने एक शियर स्ट्रेस लगा दिया टाउ, तो इसका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट करेगा। जो यहाँ परपेंडिकुलर फेसेस थे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो ये जो चेंज इन एंगल है, चेंज इन क्या, राइट एंगल है, ये हमारी क्या होगी, शियर स्ट्रेन होगी। क्या होगी, ये हमारी शियर स्ट्रेन होगी। तो ऐसा हमने इसको ऐसे समझा कि यहाँ जो एक आपका रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, उसकी लोअर सरफेस फिक्स है और अपर सरफेस जो है आपकी वो स्लाइड कर रही है। तो जो इसका कॉर्नर एंगल है, ये इसकी कॉर्नर एंगल है जो डिविएट कर रही है 90 डिग्री के एंगल से। तो शियर स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें, शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज the change in the right angle of the element in radians, ठीक है। और अब हम लोग स्ट्रेन की इससे पहले हम लोग इसके यूनिट पे जाएं, तो दो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई कि दो तरह के स्ट्रेन अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन केस ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेन। इसको हमने क्या बोला था कि इंस्टीड ऑफ, जैसे मैंने बताया कि जो डिफॉर्मेशन है बॉडी की, व्हेन ए लोड इज एक्टिंग ऑन द स्पेसिमेन और बॉडी, इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर हम इसके बिहेवियर को स्टडी करना है तो इंस्टीड ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन, ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है कि हम इसके डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ की बात करें। तो जो इलोंगेशन है या कंप्रेशन इन केस ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, पर यूनिट लेंथ को हमने स्ट्रेन बताया था। तो अगर हम लोग इसको देखें मैथमेटिकली, इट्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर चेंज इन लेंथ आपकी इन केस ऑफ कंप्रेसिव नेगेटिव आएगी, लेकिन हम लोग इसको यहाँ मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। शियर स्ट्रेन में क्या है कि बॉडी स्लाइड कर रही है, तो चेंज इन मतलब कॉर्नर एंगल, चेंज इन राइट एंगल शेप जो बॉडी की हो रही है वो आपकी
क्या है, शियर स्ट्रेन है। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पहले जो इस कॉर्नर के बीच एंगल क्या थी, π/2, अब एंगल क्या हो गई, ये वाली चीज़ π/2 माइनस फाइव, तो चेंज इन एंगल कितना हो गया आपका, फाइव, तो इसलिए फाइव हो गया। अब एक चीज़ वाली बात, ये समझने वाली चीज़ है कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, इस चेंज इन लेंथ आपकी मीटर में आएगी, तो ये भी मीटर में आएगी, तो ये स्ट्रेन क्या है आपकी, यूनिट लेस है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं रहती है, इस बात को याद रखिएगा। और एंगल की भी कोई यूनिट नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आपकी रेडियन है उसकी कोई यूनिट नहीं रहती है, ठीक है। तो इसको इस तरह समझिए स्टेटमेंट में कि आपको याद रखना है ये चीज़ कि स्ट्रेन हैव नो यूनिट, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की शियर स्ट्रेस की, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की, और थोड़ी हमने स्ट्रेन के बारे में बात की है। तो स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टीड ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन वी टॉक अबाउट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके। और शियर स्ट्रेन में मैंने बताया आपको कि चेंज इन राइट एंगल ऑफ द मतलब बॉडी, या कह सकते हैं कि जो कॉर्नर एंगल उसकी चेंज हो डिविएट हो रही है फ्रॉम द राइट एंगल से, उसकी शियर स्ट्रेन होगी। तो स्ट्रेन मैंने बताया कि यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये डिवीज़न है दो सेम यूनिट के क्वांटिटी का। तो थैंक यू फॉर द गिविंग द टाइम फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, वी विल मीट अगेन ऑन आई थिंक Monday. Thank you.